गुड इवनिंग और शाम की चाय में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज हम शाम की चाय पीते पीते जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत 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 डीपली हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो उस पॉइंट से शुरू होती है और उसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी बेस करती है। हम बात करेंगे आज पेरेंटिंग स्टाइल्स पे, हमारा अपना एटीट्यूड हमारे बच्चों के ब्रॉटअप के लिए कैसा होना चाहिए और उसमें क्या चीज़ें जो हैं हमारी तरफ से गलतियों की तरह इनपुट हो जाती हैं और उनका आउटपुट जो है हमको बड़े ख़तरनाक तरीके से देखना पड़ता है। देखिए, हमारे ज़माने में ये सब सोशल मीडिया, इंटरनेट, फ़ोन, ये सब कुछ नहीं था, तो हमारे पेरेंट्स को वो सब स्ट्रगल नहीं करनी थी। तो उस वक्त पेरेंटिंग जो थी वो डिफरेंट लेवल की थी और कंपैरेटिवली ईजियर थी। अब की पेरेंटिंग लेवल्स में आपको ज़माने के साथ कोप अप करना है ताकि आप खुद अपडेटेड हो और आप अपने बच्चे को प्रॉपर हर तरीके से मॉनिटर कर रहे हो। कहते हैं ना, नज़र जो है वो आपको नज़र जो है वो शेर की नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चे पे, चाहे आप उसको किसी भी तरह क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अब मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास सिर्फ उसके स्कूल के दोस्त नहीं रह गए। अब मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास पूरी एक आउटर स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट, जिस पे हैं सोशल मीडियाज़ पे हैं लोग, सोशल मीडिया पे हैं फोरम्स, किस तरह के किस टाइप के बच्चा किस तरह की गेमिंग में है, बच्चे का सोशल मीडिया सर्कल क्या है अपार्ट फ्रॉम द उसका अपना सर्कल, आप बीइंग अ स्पाउस, आप लोगों के आपस में इंटरेक्शंस कैसे हैं जो बच्चे को किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं। कभी होता है कि बच्चा हर तरीके से सही जा रहा है लेकिन वो अपने घर में देखता है कि डिस्टर्बेंस है, पेरेंट्स आपस में अच्छे से बात नहीं करते, तमीज़ से बात नहीं करते, पेरेंट्स गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो बच्चे की नेचर क्या बनेगी? ऐसी ही बनेगी। बच्चा भी ऐसा ही बनेगा, गुस्से वाला, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, और इस तरह का बनेगा। जब बच्चा देखेगा उसके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे एटीट्यूड के हैं, एक दूसरे की बात समझ के अच्छे तरीके से बात करते हैं, जवाब देते हैं, तो बच्चा भी एक साबिर बच्चा और एक अच्छे एटीट्यूड का बच्चा, एक खुश शक्ल तो खैर में नहीं कह सकती, खुश शक्ल तो अल्लाह की मर्ज़ी है, एक खुश मिजाज बच्चा जो है वो होगा। और फिर ऑफ कोर्स उसकी पूरी ज़िंदगी की आगे उसने कैसे बढ़ना है, उसकी पूरी ज़िंदगी कामयाब होगी, कितने स्ट्रगल्स उसकी लाइफ में आएंगे, ये सब जो है उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। यस, स्ट्रगल्स भी हमारे अर्ली जो एप्टीट्यूड होता है, जो अर्ली हम लोग को जिस तरह ट्रीट किया जाता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें वालिदैन ने बच्चों को किस तरह से ब्रॉट अप किया, उनको टफ़ टाइम दिया या उनको बहुत ईजी टाइम दिया या उनको हर चीज़ जो है प्लेट में रख के दे दी, तो बच्चे को कुछ भी फेस करना नहीं आता, कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं आती, बच्चा घबरा जाता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बिल्कुल भी स्टेप नहीं रख पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे एटीट्यूड से डेवलप होती हैं। आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, शाम की चाय एंजॉय करनी है हमारे साथ और इन टॉपिक्स को ना आपने घोल के पी जाना है, आपने अपने अंदर उतार लेने हैं, आपने समझ लेने कि ये क्या बातें हैं और ये क्या साइंस है। ये भी एक साइंस है जिसको अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है, ये ऊपर से ऐसी नहीं आ जाती, सीखनी पड़ती है। तो इसको भी हम सीखेंगे, इस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया के हमारे फोरम विच इज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए, अपना इनपुट हमको दीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप आगे से क्या देखना चाह रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम इसको इम्प्रूव करते रहें, अच्छा करते रहें। आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग पे, पेरेंटिंग टेक्निक्स पे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें बच्चे की साइकोलॉजी समझना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि बच्चे जो हैं वो एक पॉइंट पे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, उसमें हर तरह का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, उसमें आप बहुत लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो वो भी आता है, स्टेटस की बात करें तो वो भी आता है। इसमें बच्चों के रिएक्शंस और फिर बच्चों की तरबियत करना, उनको कंट्रोल करना, उनको संभालना कितना मुश्किल है। और जो बच्चे इस पोजीशन पे घरों से भाग जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसीज़ के साथ वो अपने घरों से भागते हैं और सुसाइड की प्रॉबेबली सोच रहे होते हैं, तो उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, उनको क्या चीज़ें इतनी बॉदर कर रही होती हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरी तो एक बच्चे से ऐसी ही बात हुई तो उसने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं अपने माँ बाप का खून कर दूँ। मुझे जस्ट इमेजिन, मैं उसको हैरान होकर देख रही थी, लेकिन वो बच्चा इस लेवल तक फ्रस्ट्रेटेड था। तो मतलब बच्चे इस लेवल तक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन इंसान है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतरीन इंसान हमको मिल नहीं सकता था और पूरे पाकिस्तान में तो एटलीस्ट आपको नहीं मिलेगा। सोशल एक्टिविस्ट है जी, सोशल वर्कर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है सारिम बर्नी फाउंडेशन की, आप समझ ही गए होंगे। हमारे पास है आलिया सारिम बर्नी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम।
बिल्कुल ठीक ठाक। इतने सारे लोगों का ख्याल रखती हैं, आपको तो बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मैम, हम बात करेंगे क्योंकि आप बच्चों का भी और ख़वातीन का भी, इन सब का आप देख रही होती हैं, तो बच्चे आपके पास जो आते हैं वो किस एज के आते हैं और उनके किस तरह के इश्यूज़ होते हैं? एज की तो कोई लिमिट नहीं है। मेरे दरवाजे पे लिखा है होम फॉर होमलेस। अब जो भी होमलेस है वो मेरे पास आ सकता है। और एज तो मैटर करती है, लेकिन मुझे लगता है एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरे पास कभी 6 साल का बच्चा होता है, बात करके लगता है 16 साल का है। कभी कोई 12 साल का बच्चा होता है तो लगता है 30 साल का है। जिसके ज़िंदगी में जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसी हवाले से डील किया जाता है और वो उसी तरह की बात करता है। तो मतलब हर एज ग्रुप का बच्चा आपके पास आता है। इश्यूज़ किस तरह के लेकर आता है? कुछ बच्चे तो घरों से भागे हुए होते हैं, कुछ किडनैप हुए हुए होते हैं, कुछ के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते, कुछ अपने रिलेटिव्स की वजह से तंग आए हुए होते हैं। किस तरह के इश्यूज लेकर आते हैं? अभी जो रिसेंटली हम एक डीएनए तक लेकर गए हैं, एक केस को, हाँ डीएनए तक एक केस को लेकर गए हैं। मैं वो शेयर करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है पब्लिक के लिए। ऐसा तो होता है कि अगवा कर लिया और फिर बच्चे मिल गए, या अगवा हो गए हमेशा के लिए, या मिल गए, बाजियाब करा लिए गए। मेरे पास एक बच्ची आई है, 1.5 साल की उम्र में उसको अगवा किया था एक औरत ने, और अगवा करके वो कराची से कहीं और ले गई थी। और वहाँ ले जाने के बाद पुलिस वालों को किसी ने शिकायत लगाई कि बहुत तशद्दुद कर रही है कोई औरत 1.5-2 साल की बच्ची पे। जब उस 1.5-2 साल की बच्ची कराची से अगवा करके कहीं और ले गई, तो जब वहाँ पे रेट हुई और उसको पकड़ा गया और उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागी। उसमें वो गिरी एक खाई में और वो गिर के वहाँ मर गई। अब वो बच्ची जो है उसका क्या अता पता, और वो बच्ची अब तकरीबन 10 साल से ऊपर उसकी एज है, तो उसको तो ज़्यादा ही इंटरनेट का भी हिसाब किताब इतना नहीं था। पुलिस वालों ने वहीं पर एक मोतबर ख़ानदान देख के, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई, इस बच्ची को उधर दिया कि हम पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं, तो जैसे ही अगर मिलते हैं तो हम आपको बताते हैं, बच्ची उनको हैंड ओवर करेंगे। वो पेरेंट्स नहीं मिले, वो बच्ची वहीं पलती रही, यहाँ तक कि उस बच्ची की उम्र अब 10 साल से ज़्यादा है। और वो फैमिली बहुत अच्छी है, उसने बहुत टेक केयर किया, सब कुछ किया। अब वहाँ पर उनके बेटे की शादी भी होने का टाइम था और कुछ ऐसे मसले थे कि अब वो चाहते थे कि क्यों बच्ची अब बड़ी हो रही है, वो बच्ची नहीं है, अब वो जिम्मेदारी है। तो उन्होंने फिर वो वहाँ से लेकर हमारे पास, हमारे इदारे में छोड़ गए। लगाव भी हो जाता है आपको, एक होता है। मैं यहाँ पर जो कहना चाह रही हूँ कि अब सारिम बनी ट्रस्ट 10 साल पुरानी बच्ची को लेकर उसके घर छोड़ना चाह रहा है उसको। उसके लिए फिर हमने सारे अपने रिसोर्सेज किए। आपने जैसे ही कहीं सोशल मीडिया पे डाला, उस बच्ची के बहुत सारे माँ बाप आ गए। अच्छा, मैं ये बात इसीलिए इस केस को मैंने स्पेशली लिया कि वो बहुत सारे माँ बाप आ गए, क्योंकि जवान लड़की इस वक्त हमारे माशरे में हर शख्स उससे अपना कोई मतलब चाहता है। ठीक है, मासी लेने बनाने से लेकर और किसी और मकसद तक सब कुछ ख्वाहिश हो सकती है। तो अब हम उससे कैसे सॉर्ट आउट करें कि पेरेंट्स कौन है? तो फिर हमने वो डीएनए बिल्कुल एंड में आया है, कोर्ट में आया। उससे पहले एक आदमी, बहुत सारी फैमिलीज आई, एक आदमी ने अपना हाथ दिखाया, उसके फिंगर के बीच में जैसे फ्रॉक का नहीं होता, वेब सा बना, हाँ जुड़ी हुई होती, वेब सा बना होता है। उसने कहा मेरे भी है और मेरी बेटी के भी है। अब जिसने 1.5 साल की बच्ची को इस हालत में देखा होगा, बाप ही बता सकता है। फिर भी हम उन्हें कोर्ट तक लेकर गए हैं, बच्ची भी गई है, वहाँ से डीएनए टेस्ट सब होगा और कोर्ट के थ्रू वो बच्ची उनको मिलेगी। इतनी जो मैंने एक डिटेल इस केस की बताई कि जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं उन्हें बग़ैर तहकीक के, बग़ैर कानूनी कार्रवाई के किसी को हैंड ओवर ना किया करें। कश्मीर में ज़लज़ले में जिस तरह से बच्चे वहाँ से बच्चियाँ आई थी, फिर वो कहाँ कहाँ क्या क्या मसले हुए वो हमारे इल्म में हैं। तो अगर किसी को कोई बच्चा मिलता है या कोई बच्चा घर से गुस्से से निकलता है किसी तरह, तो उसे महफूज हाथों में पहुँचाइए, उन हाथों में जो थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारा काम करता रहता है और वो सही जगह पे उन्हें पहुँचाता है। वो बच्ची तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया, सारा लीगल प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। और इंशाल्लाह वो उसी घर में जाएगी जिस घर की वो बच्ची है। तो इन द फर्स्ट प्लेस मतलब वो औरत लेके कैसे भागी थी वो बच्ची वहाँ से? वो अगवा किया था उसने अगवा किया था और इतने अरसे तक उन्होंने ढूंढा नहीं अपनी बच्ची को, मिली पाई। वो कराची से अगवा करके कहीं और ले गई। और हमारी पुलिस कितनी एफिशिएंट है ये आप भी जानती हैं और ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन अल्लाह क्या करता है ये आप भी जानती हैं। यानी अगवा होने के 9 साल बाद, 10 साल बाद भी हमारी अब यही कोशिश है कि बच्ची इंशाल्लाह घर पहुँचेगी। जब पेरेंट्स मिल गए हैं, बहुत सारी और भी बहुत सारे क्लूज हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक बताया कि ये क्लू मिला है। और उसके बाद जब अब कोर्ट से सारी चीज़ें तहकीक हो जाएंगी, घर जाएगी। एक इंसान की कार्रवाई है,
एक अल्लाह की कार्रवाई है, और अल्लाह की कार्रवाई इंसान की कार्रवाई से बहुत मजबूत है। ऑब्वियसली इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, बच्चों के एटीट्यूड, आप एक ज़माने से बच्चे माशाल्लाह देखती आ रही हैं, छोटे से छोटे बच्चा, बड़े से बड़े, हर एज के बच्चे आपके पास आते हैं। आपको बच्चों के एटीट्यूड में क्या चीज़ फ़र्क लगती है कि कैसे बच्चे कैसे चेंज हो? मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी है क्योंकि मैं वैसे तो एक साइंस स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी मेरा नहीं रहा, मैं मैथ्स फिजिक्स वाली पढ़ने वाली थी। बच्चों की साइकोलॉजी जो अब मैं समझी हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी इज मोर ऑफ फिजिक्स ना। बिल्कुल है, लेकिन मैंने फिजिक्स पढ़ा, लेकिन अब मैं बच्चों को देख के समझती हूँ कि बच्चे पूरी दुनिया, फिजिक्स लिमिटेड है, बच्चों की हर चीज़ अनलिमिटेड है। एक इंसान को पढ़ना और एक बच्चे को जो वो इंसान बनने के सारे इर्तिकाई मनाजिल में होता है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा मजमून है। अब बच्चे का आपने मुझसे पूछा कि किस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो मैं आपको बताऊं, बच्चा पनपना शुरू होता है उस लम्हे से जब वो माँ की कोख में आता है। ठीक है, ये जुमला मैंने भी प्रूफ करती है। और ये जुमला मैंने क्यों बोला, इसके पीछे मेरे पास एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो ये कि 2 बच्चे मेरे पास आते हैं, एक दोनों की एज वो है कि न्यूबॉर्न बेबी हैं, 2 घंटे के हैं या 2 दिन के। अब उन दोनों बच्चों को हम आगे कहीं बढ़ाते हैं या हम उनको पाल रहे हैं, हम उनको परवरिश कर रहे हैं। एक बच्चा बहुत पुरसुकून है और एक बच्चे को किसी तौर सुकून नहीं आता। शुरू में हम समझ रहे हैं ये तो बिल्कुल इन्फेंट है, शायद भूख लग रही होगी, शायद पेट में दर्द होगा, हम उसको वैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब वो बच्चा, दोनों बच्चे 1-1 साल के हो गए। एक बच्चा उसमें से ऐसा है कि उसको अगर कोई थप्पड़ लगा दे, यही वाली दूसरी बच्ची थप्पड़ लगा दे, तो बड़े आराम से कहती है नहीं मुझे इसने मारा नहीं है, ताकि इसको डांटना पड़े। और दूसरी बच्ची इतनी हाइपर है कि वो मुतवातिर इसकी पिटाई करती है। एक एज ग्रुप के दोनों बच्चे हैं, एक जैसे माहौल में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं मेरे पास, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। अब जो लॉजिक मुझे समझ में आई, जो उसने माँ की कोख में आवाजें सुनी है ना, जिसने माँ की कोख में जिल्लत उठाई है, गालियां सुनी हैं, माँ अजियत में रही है, वो बच्चा दुनिया में आने के बाद भी वो सारी चीजें साथ लेकर आता है। जो माँ की कोख में पुरसुकून रही, उसने इज्जत से परवरिश पाई है माँ की कोख में, वो आने के बाद भी पुरसुकून है। अब मेरा टास्क शुरू होता है कि बेशक दोनों का बिहेवियर अलग है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे 2 साल के बाद वो बोलना शुरू करते हैं, वो बिहेव करना शुरू करते हैं और वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, फिर हम बातचीत के जरिए उनको अगर कोई तकलीफ में है तो भी उसको पॉजिटिव बनाते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको लेकर चलना तो कदरे आसान होता है। लेकिन हम नेगेटिव को भी अपने रवैये से, अपनी बातचीत से उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि माँ की कोख से बच्चा सीख के आ रहा होता है, वन वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि साइंस भी प्रूव करती है। दूसरा, हर बच्चे की अपनी नेचर भी होती है। एक घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे आपके डिफरेंट मिलेंगे। हैं तो एक ही माँ के को, एक ही इन्वायरमेंट में, पर चारों बच्चे आपको डिफरेंट एटीट्यूड के क्यों मिलेंगे? क्योंकि हर बच्चे को अल्लाह ने एक डिफरेंट नेचर दे के पैदा किया है। कुछ ख़ानदान की कोई ट्रेट लेके पैदा होता है, कोई बिल्कुल ही अनोखा बच्चा पैदा हो जाता है, कोई बहुत ही शरीफ होता है, कोई बहुत ही मासूम होता है, और कोई बहुत ही शैतान किस्म का बच्चा पैदा हो जाता है। एक ही घर में, मतलब वही माँ बाप है ना, वही इन्वायरमेंट है, लेकिन ये होता है। अब मुझे बताइए कि क्योंकि बच्चे तो मल्टीपल टाइप्स के हमने डिस्क्राइब कर ही दिए होते हैं, इन बच्चों को एक नोट्स पे लाना, जैसे एक प्रॉपर हम घर में करते हैं कि सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना, या क्लास में करते हैं टीचर सबको एक जैसा, आप कैसे करती हैं मैनेज? मैं बच्चों में क्या, इंसानों में, कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी, आई एम सो सॉरी आपकी, क्योंकि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी मॉरल वैल्यूज़ है जो आप बच्चों को देती हैं ताकि वो सब एक नोट पे आ जाए? मैं ऐसे बच्चों को नहीं, ये मेरी आम सोच है और मेरा ये खासा है, मैं किसी को कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करती। मेरे लिए हर इंसान इंडिविजुअल है, वो किसी भी एज का हो, किसी भी जगह का हो, और इस चीज़ से उन्हें भी बहुत आसानी रहती है और मुझे भी आसानी रहती है कि जब मैं उनको इंडिविजुअल ले रही हूँ तो उनकी खुशी, उनका गम, उनकी फीलिंग्स में अलग अलग ट्रीट कर रही होती हूँ। और उन्हें भी ये पता है कि आलिया मम्मा ने हमें किसी के मुकाबले में रेस में नहीं लगाना, किसी रेस में। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, मोहब्बत मेरे पास, क्योंकि जहनी माजूर भी होते हैं, जिस्मानी माजूर भी होते हैं, सीपी चाइल्ड भी होते हैं, तो मेरे पास इस तरह की भी सूरत हाल है। एक ज़बान यूनिवर्सल है, इंटरनेशनल है, उसको आप कुछ भी कह दीजिए, वो मोहब्बत की ज़बान है। वो अगर सीपी चाइल्ड है तो वो भी आपकी मोहब्बत की ज़बान समझता है, हाइपर बच्चा है वो भी समझता है, और मासूम बच्चा तो समझता ही समझता है। तो मेरे पास ये 2-3 टूल्स हैं जिनको मैं लेकर चलती हूँ, मुझे कभी नाकामी नहीं होती। नो कंपैरिजन, और मेरा कोई फेवरेट नहीं होता।
मेरे लिए सब इक्वल हैं। हम उसको ये कहते हैं घर में जो करप्शन होती है ना, फेवरेट बच्चा, ये घर की करप्शन है। एक और चीज है जो मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि वो कहीं पे भी जाएं, किसी शेल्टर होम में जाएं या किसी जगह जाएं, वो इस चीज को खास अपने जहन में रखिएगा। आने के बाद एक अजीब इंसान की साइकी है, जैसे बाग में जाते हैं तो जो सबसे खूबसूरत फूल होता है ना, हमारी निगाह उसी पे जाती है। फूल पे चली गई, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप किसी इदारे में या कहीं पे भी जाएं तो वहाँ जो सबसे हल्की शक्ल का बच्चा होगा, आपने सबसे पहले उसे प्यार करना है। अगर आप कोई चीज़ देना चाहते हैं, आपने सबसे पहले वो चीज़ उसी को देनी है जिसको कोई और नहीं देखता, क्योंकि ये मेरी नेचर है। मैं जाती ही उसके पास हूँ जिसको मुझे पता हो कि ये चीज़ उसको और कहीं से नहीं मिली। लेकिन मैम एक मसला है, हम भी तब जाते हैं जब हमें पता हो कि ब्रेक है, क्यों पीते पीते हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम का एक्सपीरियंस हर तरह के बच्चे, हर तरह की एज ग्रुप के साथ होता है, और हम बात करें डिफरेंट एटीट्यूड्स के बच्चे। अच्छा, यहाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारी ख़वातीन में अल्लाह ने एबिलिटी दी होती है माँ बनने की, ऑब्वियसली, तो वो माँ तो बन जाती है, बट तरबियत जो है वो हर खातून को नहीं पता होती कि तरबियत कैसे करनी है, और तरबियत के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर उन्हें फोकस करना है। डायपर तो सब चेंज कर लेते हैं, दूध भी सब पिला लेते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, नहला भी देते हैं, बट उसके साथ उसकी स्पिरिचुअल और सोशल तरबियत क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे की। मैम, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? हर माँ और हर बच्चे में बड़ा अलग सा एक रिश्ता होता है। सबका दिल अलग अलग धड़कता है, धड़कता तो एक ही तरह बट अलग अलग होता है। तो जिस कोख में जो बच्चा पनपता है ना, वो अपनी ही माँ की दिल की धड़कन को सुनता है, वो अपनी ही माँ की खुशबू को महसूस करता है। तो अगर हम ये चाहें कि औलाद हमारी हो, इसको पाल कोई और दे, तो देखिए बात बनेगी नहीं। जिसने मेरी खुशबू सूंघी है, जिसने मेरे दिल की धड़कन सुनी है, वो मेरे ही करीब ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। लेकिन लोग ऐसा मानते नहीं है ना। लोगों का मानना है कि औरत है, अब वो शादी कर लेगी, क्या उसके पैरों में जंजीरें बन जाएंगी, वो बच्चे पैदा करेगी तो उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहेगी। देखिए जी, माँ तो बने ही वो जो औलाद को पालना चाहे, और औलाद पैर की बीड़ी नहीं होती, ये तो आपके लिए राहत है, सुकून है। तो अगर आप माँ बनती हैं तो आप पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए कि क्या आप उतनी सारी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसमें मैम थोड़ा सा फ़र्क ये भी आता है, कुछ ख़वातीन जो होती हैं बड़ी एम्बिशियस होती है, या वो हमेशा से जो है वो जिसके तरह प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा रहने की होती हैं। अब बच्चा पैदा हो गया, ऑब्वियसली वो उनका बच्चा है, उनकी बड़ी अटैचमेंट और बड़ा प्यार उनको होगा, बट वो जो भी हम एक्स्ट्रा बातें कर रहे थे ना, वो डायपर चेंज करना और नहलाना, कपड़े चेंज करना, इसके लिए वो प्रॉबली मेड रख लेंगी, क्योंकि ये वो ऊपर के काम है जो कि करने ही होते हैं। माँ को वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट होना है इसकी तरबियत के लिए, तो वो वहाँ पे उस बच्चे की तरबियत के लिए हम आजकल अगर देखते हैं तो आजकल तो इन कामों के लिए भी देखिए, पहले ये जो डायपर चेंज सब होता था तो पहले नानियाँ दादियाँ मिलकर शेयर कर लेती थी। अच्छा, मियाँ भी शेयर करे तो मसला नहीं है, अगर बच्चे का डायपर बदल दिया कोई मसला कर ले तो मैंने इसीलिए कहा कर ले, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, कंपटीशन में नहीं आई है। लेकिन अब तो हमने देखा है कि 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, वो हमने अपने बच्चे की मदर बनाई हुई है। यानी दूध अगर दे दिया तो वो उसको फीडर से दे रही है, उसका डायपर वो चेंज कर रही है, वो उसके साथ खेल रही है। एक बच्ची जो खुद अपनी जिंदगी में महरूमी गुजार रही है, जिसकी अपनी पर्सनालिटी में कई फ्लॉज हैं, आप अपना बच्चा इतना कीमती, हर वो बच्ची जो काम कर रही है वो भी बहुत कीमती है, और आपका बच्चा भी कीमती है। तो एक नामुकम्मल बच्ची के पास अपना बच्चा मुकम्मल करने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस साइकी को, इस पढ़े लिखे तबके को मैं क्या कहूँ, और उसके बाद आप कैसे समझ सकते हैं कि वो बच्चा, और खुदा ना खास्ता अगर फिजिकली देखे तो भी मिसहैंडल होता है, और इमोशनली तो वो इतना मिसहैंडल होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा रो रहा होता है तो एक माँ जिस तरह उसको डील करती है, वो 7-8 साल की मासूम सी बच्ची उसको कैसे उस तरह डील करेगी। लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस पे आप ये करते हैं। उसमें मैं ये ज़रूर कहती हूँ, अगर, और आपने तो खैर एम की बात की, मुझे लगता है औरत की ज़िंदगी का अगर माँ बन जाए तो एक ही मकसद होता है कि उसका बच्चा कामयाब हो जाए, और फिर उसके लिए वो कई दफ़ा अपने मुस्तकबिल को भी सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते मैं उस बच्चे के हवाले से ये चाहूँगी कि उस बच्चे को आप मुकम्मल बनाएं, और अगर एक औरत 2 ही बच्चों की तरबियत कर सकती है तो फिर मैं मर्दों से, सोसाइटी से, सबसे कहूँगी कि खुदारा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ मत डालिए। अगर उस औरत की ख्वाहिश है, उसको लगता है मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं 4 बच्चे पैदा करके पाल लूँगी, वो 4 पैदा कर ले। अगर उसको लगता है प्रोजेक्ट है, पूरा थीसिस है, PhD कर रही है वो, आसान
थोड़ी है। और अब उसकी मर्जी के बगैर अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, घर में वो खुद अच्छा नहीं खा सकती, बच्चे को कुछ ढंग की चीज नहीं दे सकती, आप उसको हर साल एक नया प्रोजेक्ट दे दें और फिर आप उस प्रोजेक्ट को कहें इसको बहुत अच्छी तरह तुमने फर्स्ट डिवीजन क्या तुमने टॉप करना है। तो देखिए औरत, माँ, ये सब इंसान होते हैं। औरत जो है वो माँ को मैं औरत का अजीम तरीन रुतबा देती हूँ। हाँ। औरत बहुत अजीम है, लेकिन जब वो माँ है तो उस जैसा तो कोई है ही नहीं। और अल्लाह ताला ने अपना रूप, अपनी मोहब्बत उस हवाले से बताई हुई है। तो बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है कि जी माँ के ऊपर इतना सारा बर्डन डाल दिया, अब उसको औरत नहीं रहने देते, उससे ये बात कर। भाई उसको अजीम बनने का अगर शौक है और उसको लगता है उसमें ये पोटेंशियल है तो बने, और अगर उसमें नहीं है तो मैं जानती हूँ उन औरतों को जो पैरों में बैठ के मिन्नतें करती हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत कामयाब औरत है, लेकिन अगर एक ख़ास एज तक जाके वो माँ नहीं बनी ना तो वो तड़पती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह मेरी सारी चीज़ें ले लीजिए, मेरा नाम, पैसा, शोहरत सब, लेकिन आप मुझे एक औलाद दे दीजिए। माँ औलाद के लिए इतनी तड़पती है। और जो आजकल हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स चल रहे हैं और डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं, मुझे नहीं मालूम किस दुनिया के लोग हैं, क्या वो हमें समझाना चाहते हैं। औरत माँ बनकर अजीम होती है। औरत अपनी औलाद की तरबियत खुद ही करना चाहती है। हाँ। कहते हैं लड़की माँ की परछाई है, बेटा बाप की और लड़की माँ की परछाई है। कितनी बदनसीब और कभी कभी कितनी मजबूर हो जाती हैं वो माएँ जो हर साल एक बच्चा पैदा करके अपने बच्चों की परवरिश नहीं करती, या जो गुर्बत के सहारे अपने बच्चों की परवरिश नहीं करती। हम एक सोसाइटी को बहुत अच्छी जनरेशन देना चाहते हैं। क्या हमने अच्छी माएँ पैदा की हैं? क्या हम अच्छी माँओं को अच्छी माएँ रहने दे रहे हैं? कहीं हम उन्हें गुर्बत का निशाना तो नहीं बना रहे? कहीं हम बेहतर रोजगार के सिलसिले में उन्हें जबरदस्ती घर से निकलने को तो नहीं कह रहे? जो औरत अपनी मर्जी से अर्निंग के लिए निकले, कोई मुजायका नहीं है, नाम बनाना चाहे, किसी चीज में मसला नहीं है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी जिम्मेदारियां एक तो आप उन्हें फुलफिल करें। और उसमें बहुत जरूरी है कि औरत से बात करें। इससे पहले कि हम बच्चों की तरबियत करें, पहले हम अपनी औरत को तो मौका दे दें, उसकी तो तरबियत प्रॉपर कर लें। और फिर मैं औरतों से भी कहूंगी कि आप बेशक अपने करियर के तरफ जाइए, सब कीजिए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड अगर वो जो बच्चों का होता है, आपने एक पैदा करना है आप एक पैदा कीजिए, आपने दो करने आप दो कर लीजिए, जो संभाल सकती है, जो संभाल सकती है। और खुले दिल से देखो, कुर्बानी भी ना खुले दिल से दी जाती है। जब आप किसी को फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाते हैं ना तो उसके दिल में रिवेंज आता है, मोहब्बत के जज्बे नहीं आते। मैंने कितनी माओं को देखा है कि और बेबसी आती है उसके दिल में, तो उसके दिल में वो वाली चीज़, वो वाली फीलिंग कभी आएगी ही नहीं जो आप चाह रहे हैं कि वो दिल से है, वो नहीं आएगी। वो अपने आप को बेबस समझेगी, वो रोती धोती रहेगी, उसकी ज़िंदगी के दुख ही नहीं ख़त्म होंगे। हाँ, और परवरिश के लिए आपके अपने दिल का मानना बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को देखते हैं। माओं का हम पढ़े लिखे होना, पढ़े लिखे होने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, लेकिन हमने अगर आज से 50 साल पहले चले जाएं, 40 साल, तो माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, जज्बा सच्चा था ना। हाँ। तो क्या उस ज़माने में डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, बड़े बड़े पायलट्स नहीं बने, बड़े बड़े लोग नहीं बने? माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी तरबियत बहुत अच्छी थी। यानी अगर मैं यूँ कह लूँ कि कई दफ़ा तालीम हमें अच्छा इंसान नहीं बनाती, लेकिन हमारी तरबियत हमें बेहतरीन इंसान बनाती है। तो क्या हमने पायलट इंजीनियर पैदा करने हैं या हमने बेहतरीन इंसान पैदा करना है? मैं कहती हूँ बेहतरीन इंसान। और क्या ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो कि बेहतरीन इंसान के साथ उसके पास बेहतरीन तालीम भी हो, वो डॉक्टर भी हो और बेहतरीन हो, वो इंजीनियर हो बेहतरीन हो, वो नर्स हो बेहतरीन हो, वो टीचर हो और बेहतरीन हो, और किसी भी प्रोफेशन में पैसा ना बोलता हो, मेरिट बोलती हो। काश ऐसा काश, बहुत प्यारी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन काश ऐसा हो जाए कि पैसा ना हो और मैरिज बोलता हो। चले, वो तो सिलेक्शन की बेसिस तक होता है, उसके आगे बड़ी और भी बहुत सारी करप्शन होती है जो हमारी सोसाइटी में हो रही होती है। मैम, जब बच्चे घर से भागे हुए आते हैं, घर छोड़ दिया, भाग गए, उनके क्या इश्यूज होते हैं? यही है एक बहुत, मेरे पास बच्चियां इस वक्त 3 बच्चे हैं, और वो मेरे पास इसलिए रह रहे हैं कि गुर्बत, पहले बेटी भागी गुर्बत की वजह से कि माँ इंतहाई अच्छी औरत है, माँ पापड़ बेचती थी और पापड़ बेच के रोज़गार कमाती थी, जवान खूबसूरत, पापड़ लेने कोई नहीं आता था, उससे ज़रूर पूछते थे कि शाम की चाय आप साथ पी लेंगी, डिनर हम साथ कर सकते हैं। बहरहाल हमारी सोसाइटी का अलमिया है तो है। और बच्ची जो है वो गुर्बत से, अब जब वो बेचारी इज़्ज़तदार औरत थी, वो इज़्ज़त के साथ काम करना चाहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, खिलाने को कुछ नहीं होता तो पिटाई करती थी, और क्योंकि वो बड़ी बेटी थी तो उसकी पिटाई ज़्यादा हो जाती थी कि जब वो
पिटाई इसलिए करती थी, वो खाना मांगती थी, इसके पास पैसे नहीं होते थे। ये भीख भी नहीं मांगना चाहती थी, ये यही चाहती थी कि मैं इज्जत से अपने पापड़ बेचूं, ये सब चीज़ें बेचूं, मेरे पास पैसे हो और मैं ये काम करूं। मियाँ उसका नशा करता था, जो थोड़ा बहुत कमाती थी वो तो मियाँ ले जाता था। ये बच्ची इस मार पिटाई गुर्बत की वजह से निकल गई माँ के पास और मेरे पास शेल्टर होम में वो बच्ची आ गई। उस बच्ची जब आ गई तो हम तो फ़ौरन ही इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका बच्चा हमारे पास है, हमने इन्फॉर्म कर दिया। जब माँ लेने आई तो एक अजीब सी टसल चल रही थी, माँ बच्ची को अपनी तरफ खींच रही थी और बच्ची मेरे पास आने के लिए तड़प रही थी। पता ये चला कि उसके पास वहाँ खाने को नहीं, मेरे पास शेल्टर होम में क्या है? इज्जत, जिंदगी, मोहब्बत, चाहे वो दाल चटनी रोटी कुछ भी हम मिल बांट के सुकून से काट लेते हैं। अब उस बच्ची ने क्या किया कि यहाँ पे उसको क्योंकि ये चीज़ें मिल गई थी, उसने कहा मैंने माँ के साथ नहीं जाना, मेरी माँ आलिया मम्मा ही है। अच्छा। अब उसको थोड़ी सी मुझसे जेलसी हुई, उसने कहा कि नहीं मैं ही इसकी माँ हूँ, तो मैं उसको अकेले लेके गई। मैंने बहुत प्यार से कहा, मैंने कहा तुम ही माँ हो और तुम ही माँ रहोगी, लेकिन अगर तुम्हारी बच्ची को यहाँ इज्जत सी चीज़ें मिल रही हैं तो अमानतन ये बच्ची आए, तुम जब चाहे ले जाना। ये बात हो गई। कोई फिर वो हर महीने आती थी, बेटी से मिलती जाती थी। 4-6 महीने के बाद एक औरत रात को आती है नकाब के साथ और हमारे पास आके खाना खाती है और बहुत सारी रोटियां वो लोग खाते हैं। और बाद में पता चलता है ये उसी बच्ची की माँ थी, शर्मिंदगी में नकाब के बाद आई थी और अपने दोनों बच्चों को, बेटों को भी छोड़कर चली गई कि मैं उसको तो क्या, मैं इनको भी खाना नहीं खिला सकती। और क्योंकि मैं मुतमईन हूँ कि आलिया भाभी के पास मेरी वो बेटी सेफ है तो वो मेरे तीनों बच्चे रख लेंगे। आज सालों से वो बच्चे मेरे पास हैं। माँ आती है, माँ मिलती है, लेकिन गुर्बत के बायस अब तक वो उन्हें ले जा नहीं सकी। मैं उन बच्चों को मोहब्बत देती हूँ, खाना देती हूँ। वो मोहब्बत और खाना इतनी बड़ी नेमत है कि वो माँ से मोहब्बत करते हैं, जब वो माँ से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा मंजर होता है, लेकिन वापस मेरे पास आ जाते हैं। सही बात है। तो इस गुर्बत से भाग जाते हैं बच्चे, मार पिटाई से भाग जाते हैं। जब घर में औलादें बहुत ज़्यादा होती हैं, हम उनकी टेक केयर नहीं करते तो बाहर के लोग कभी कभी उन्हें वरगलाते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो, वहाँ लगा दूंगा, इतना तुम तो रोज़ बिरयानी खाओगे, रोज़ टिक्के खाओगे। बच्चा मासूम होता है, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। बच्चे तो इतने मासूम होते हैं कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि स्ट्रेंजर अगर तुम्हें एक टॉफ़ी देना, उसके पास मत जाना, चॉकलेट दे उसके पास मत जाना, वो चॉकलेट के एवज तुम्हें वो बेहोश करके साथ ले जाएगा। और ये सब होता है ना, बिल्कुल होता है। बच्चा मासूम है, आप बच्चे को ट्रैप कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, उतने बच्चों को दुनिया में लाएं जितनों को आप संभाल सकते हैं। और अगर अल्लाह ताला ने एक दफ़ा आपकी कोख में आपकी औलाद दी है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसको ज़रूर पैदा करना। अगर अल्लाह ने आपको दी है, आपने जितनी प्रिकॉशंस करनी है आप पहले करेंगे। आप भले एक ही औलाद पैदा करें ज़िंदगी में, आपको नहीं तो आप भले दूसरी की तरफ भी ना जाइए, आप भले 8 पैदा करें, आप 6 पैदा करें, आप 4, आपकी चॉइस है। लेकिन जो आ जाए, अल्लाह ने जो रूह आपको दी उसको इज्जत से आप पैदा कीजिए और जिनको पैदा कीजिए फिर उन्हें मेंटेन कीजिए, आप उन्हें पालिए। मैम यही सारा मसला होता है कि लोग बच्चे तो पता नहीं, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, बच्चे तो बस हो जाते हैं। लोग ऐसे कहते हैं बच्चे तो बस हो जाते हैं, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। पुराने ज़माने में तो 14, 15, 20 बच्चे भी होते थे। अब वो बच्चे तो हो गए तो वो बच्चों की बेसिक नेसेसिटी और उनके साथ पेट लगाए। इसी जुमले को तो मैं ठीक कर रही हूँ ना, ये जुमला नहीं चाहिए कि बच्चे तो हो गए। हाँ, नहीं ये होता है ना। अब मैं आपको बताऊँ, बच्चे तो वहां भी हो जाते हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है ना, बच्चे तो और फिर वो बच्चे किधर जाते हैं, वो कहाँ उठा के फेंके जाते हैं, कौन उनको खा रहा होता है वहां से वो मेरी गोद में मेरे पास आते हैं, जिनको मैं रखती हूँ, पालती हूँ। और मैंने कहा ना, मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन जो मैं अब आपको किस्सा सुना रही थी कि एक वो बच्चा है जो किसी तरह उस बच्ची को सुकून नहीं है, वो सबकी पिटाइयाँ लगाती है क्योंकि उसकी माँ ने पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान, पैदाइश के बाद सिर्फ मार ही खाई है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में होती हैं, ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के चक्कर में होती हैं, ये इस तरह के जितने बच्चे होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं ना कि जी बच्चे तो पैदा हो जाते हैं। तो खुदारा बच्चे पैदा हो नहीं जाते, बच्चे अल्लाह की नेमतें, रहमतें, उनको प्लानिंग के साथ आप पैदा करें। और अगर आपको इतनी मोहब्बत है किसी से तो निकाह के बंधन में बंद कर उन बच्चों को दुनिया में लाएं। और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ वक्ती तौर पे एक ऐश व इशरत के लिए आप वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उन्हें कत्ल करें या आप उन्हें कहीं फेंक दें। फिर आप उन्हें उन लोगों को दे दें जो निकाह के बंधन में तो हैं लेकिन अल्लाह की मर्जी से उनके पास औलाद नहीं है, आप उधर दे दें। लेकिन मेरी सोसाइटी में बच्चों को जैसे ट्रीट किया जा रहा है और बच्चों को जैसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, इसमें तो मैं हुकूमत को भी माफ नहीं कर सकती। मेरी हुकूमत बहुत फख्र से कहती है पाकिस्तान के पास वैसे तो खैर अल्लाह की दीवी बहुत सारी दौलतें हैं, सब कुछ है, लेकिन
एक बहुत ख़ास करम जो मेरे मुल्क पर है कि पूरी दुनिया की नज़र इधर है कि दुनिया में बूढ़े ज़्यादा हैं, मेरे मुल्क में अल्लाह ने यूथ को और बच्चों की ये पॉपुलेशन मेरे पास ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास ये पॉपुलेशन ज़्यादा है जो लोग हसरत से देखते हैं, तो मैं उन फूलों को क्या बना रही हूँ, मैं वो पौधे कहाँ लगा रही हूँ? आने वाले वक्तों में वो आया सायादार दरख्त बनेंगे या वो झाड़ियाँ बन जाएंगे? उनके पास फूल पौधे होंगे या उनके पास सिर्फ कांटे ही कांटे होंगे? तो अगर ये मेरे पास अल्लाह ने माला माल किया है मुझे, और मैं उन माओं को, उन औरतों को सल्यूट करती हूँ जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया है। निकाह में रहने के बाद भी जिस तरह से उन औरतों से बच्चे पैदा करवाए जा रहे होते हैं, मैं उनको सलूट करती हूँ, क्योंकि एक औलाद को पैदा करो तो कहते हैं कि 3 दिन तक कब्र का मुंह खुला रहता है, तब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, फिर कहते हैं उसके पैरों के नीचे जन्नत है, वो उस तरह पालती है। लेकिन हमारे ही मुल्क के बच्चों को क्या हुकूमत उधर लेके जा रही है? क्या हमारी पॉलिसीज उधर लेकर जा रही हैं? या हम इन मकरूज बच्चों को मकरूज पैदा करते हैं, मकरूज जिंदगी देते हैं, और आगे के लिए तो सिर्फ अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हालात को बेहतर कर दे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं खाली माँ को कह दूं तुमने बच्चे की तरबियत करनी है, मोहल्ले को कह दूं कि अपने मोहल्ले के बच्चे को ऑन करो। माँ अकेली थोड़ी बच्चा पैदा कर रही है, सब जिम्मेदार हैं। और उसमें हमारी वो हुकूमत भी जिम्मेदार है जो बड़े फखरिया कहती है कि हमारे पास यूथ है, बट यूथ किस डायरेक्शन में, ये सवाल तो आपसे किया जाएगा। तो ये सवाल सबसे करो, एक माँ को कटहरे में मत खड़ा करो, सिर्फ माँ को मत खड़ा करो, माँ के साथ पूरे खानदान को खड़ा करो, पूरे खानदान को, पूरे मुल्क को, पूरे सिस्टम को खड़ा करो। क्योंकि माँ ने जब 9 महीने तकलीफ उठाई तो उसने तो जायज और नाजायज दोनों में तकलीफ उठाई। मैं उनको जानती हूँ, उन औरतों को जानती हूँ जिनके कोख में नाजायज औलाद भी अगर होती है तो देते हुए उनके दिल तड़प जाते हैं, कट जाते हैं। और मैं ऐसों को भी जानती हूँ, मैं ऐसों को भी जानती हूँ जो नहीं छोड़ती फिर औलादों को। वो उस तरह भी औलादों को पाल लेती हैं। वो नहीं बताऊंगी कैसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुल्क की कोई बच्ची इस ताल्लुक में जुड़ के या दोस्ती के ताल्लुक में जुड़ के, कोई दोस्ती नहीं है लड़का लड़की की, मर्द औरत की कोई दोस्ती नहीं है। और दोस्ती अगर आप करेंगे तो मैं प्रूफ के साथ बता सकती हूँ कि इसमें नुकसान होगा, और औरत को नुकसान ज्यादा और मर्द को नुकसान कम होगा, लेकिन नुकसान दोनों को होगा तो ज़रूर। मैम बात तो हमारी यहाँ से वहाँ चली गई, लेकिन बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही अच्छी बातें की, गौर तलब बातें की। उन बातों पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि ऐसा क्यों कहा मैम ने। रियलिटी तो यही है भाई, सच तो यही है, बाकी सब तो फजूल के सुहाने ख्वाब है। हाँ, मतलब देखो बच्चों की बात करके खाली एक टॉपिक नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल, उससे पीछे क्या कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं है जो बच्चों से हटके हमने किया हो। हर जुमला हमारा बिल्कुल स्ट्रेट अवे बच्चों के पास जाता है, क्योंकि जब आप बच्चों की परवरिश की बात कर रही हैं तो माँ बाप दोनों का होना भी जरूरी है। सही बात। जब आप गुर्बत की बात करेंगे, माँ बाप दोनों नहीं है, तो फिर हम परवरिश की बात क्या करेंगे? कैसे कर हुकूमत तो संभाल नहीं रही, एनजीओ के पास कितने फंड्स होंगे, कितने वसाइल होंगे, कितने लोगों को संभाल लेगी? सही बात। लकी है, यूथ तो बहुत है हमारे पास, अल्लाह उनका मुस्तकबिल अच्छा करे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सोच सुन के। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जैसी और बहुत सारी ख़वातीन हो और मर्द हजरात भी ऐसे हों, और शायद मैं भी इंशाल्लाह वैसी बन जाऊँ। थैंक यू मैम, थैंक यू आमी। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।